हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और इसके पहले वाले जितने भी वीडियो हैं उसमें मैंने डाला है कुछ टर्म। तो आज मैं आप लोगों को एसेट मीन्स संपत्ति और एसेट्स मीन्स हो जाएगा संपत्तियां। तो पहले में एक टर्म आया था, गुड्स कहा गया था। गुड्स मीन्स वस्तु कहा गया। तो इसको उस समय यही बात हुई थी कि फॉर रीसेल लाया गया हो, लेकिन किस लिए? रीसेल मीन्स पुनः बेचने के लिए जो खरीदा गया था उसको हम लोगों ने गुड्स कहा। अब एक टॉपिक आ गया एसेट्स। एसेट्स मीन्स संपत्तियां। अब एसेट्स किसे ट्रीट करेंगे? तो सिंपल यही कहा जा सकता है, नॉर्मली परचेज फॉर बिजनेस ऑपरेशन जो लाया गया हो, लेकिन वो व्यापार के संचालन में भाग ले, नॉट फॉर सेल, उसको बेचना नहीं है, ताकि आपको आगे चलते चलते आपको कुछ प्रॉफिट अर्न करके देगा। अब एजेंसी में है, बाइक की एजेंसी में गए, हमें बाइक चाहिए, कहे ठीक है भाई, क्योंकि वो लाया गया है सेल करने के लिए। अब वहीं पर बैठे बैठे कहोगे कि एसी हमको दे दो, तो कहेंगे नहीं भाई, हम एसी नहीं बेचते। एसी उसके लिए क्या है? एसेट्स है, क्योंकि वो व्यापार के संचालन में भाग ले रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और लिख लिया जा सकता है, एसेट्स एसेट्स आर वैल्यूएबल। क्या कहेंगे? वैल्यूएबल रिसोर्सेज वैल्यूएबल रिसोर्सेज, मूल्यवान। रिसोर्सेज मीन्स साधन। क्या है भाई? वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। ओन्ड बाय ए बिजनेस। by a business which are acquired which are acquired at measurable money cost। किस पे? मनी कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स लागत।
कहा गया इसमें कि एक पहली बात यह है कि वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, ओन्ड बाय ए बिजनेस, जिस पर व्यवसाय का स्वामित्व होनी चाहिए। दूसरा, और यह भी कहा गया कि संपत्तियां मुद्रा में मापी जाने वाली लागत पर प्राप्त की गई हो, एक्वायर्ड एट मापी जाने वाली मेजरेबल मनी कॉस्ट। तो इसके फीचर्स एक तरह से कितने हो गए? 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, ये मूल्यवान है, मूल्यवान साधन है, ओन्ड बाय ए बिजनेस, जिस पर कि व्यापार का स्वामित्व जो है होनी चाहिए, और संपत्तियां मुद्रा में मापी जाने वाली लागत मूल्य पर प्राप्त की गई हो। अब सवाल उठता है कि कितने प्रकार के एसेट्स होंगे? एट कॉस्ट। तो ये 3 चीज होना चाहिए जो कि फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। एसेट्स में क्या है? तो कहेंगे वैल्यूएबल रिसोर्सेज, यानी साधन है, ओन्ड बाय ए बिजनेस। दूसरा बात होना चाहिए कि व्यवसाय का उस पर स्वामित्व होना चाहिए। और थर्ड, क्या कहा गया? एक्वायर, मतलब प्राप्त किया गया हो। किस पे? मेजरेबल, मुद्रा में मापी जाने वाली, एट मनी एट कॉस्ट। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये क्या है? ये उसके फीचर हैं। ठीक है? वैल्यूएबल रिसोर्सेज, ओन्ड बाय ए बिजनेस, और क्या? एक्वायर्ड एट, प्राप्त किया गया हो। किस पे? मेजरेबल मनी कॉस्ट। ये थर्ड जो हो गए, 1, 2, 3, ये क्या है? ये उसके फीचर हैं। कहीं अगर लिखना है तो लिखेंगे। एसेट्स जो है वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, उस पे व्यवसाय का स्वामित्व होता है, और इसको खास करके मुद्रा में मापी जाने वाली, खास करके लागत पे प्राप्त किया गया हो। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम आगे चलते हैं, जो कि यहां पर लगा हुआ है नोटेशन। ये आपका क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 जो है फीचर्स हो गए। अब हम लोग आएंगे एसेट्स को, हम लोग दो आधार पे देख सकते हैं। एक कहा गया कन्वर्टिबिलिटी के आधार पर परिवर्तन होना, और दूसरा होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व के आधार पर थोड़ा देखा जा सकता है। यानी कन्वर्टिबिलिटी के आधार पर, और एक दूसरा फिजिकल एग्जिस्टेंस
के आधार पर, भौतिक अस्तित्व के आधार पर, तो इसमें कहेंगे पहला करंट एसेट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहेंगे, और दूसरा नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म एसेट्स भी कह सकते हैं। तो करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, और दूसरा नॉन करंट एसेट्स या कहिए लॉन्ग टर्म एसेट्स। और फिजिकल एग्जिस्टेंस के आधार पर कहा जाएगा टैंजिबल एसेट्स, और दूसरा दृश्य संपत्ति, और दूसरा होगा अदृश्य संपत्ति। इन टैंजिबल क्या कहेंगे? एसेट्स। ये चालू संपत्ति, ये जो है नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स भी कहा जा सकता है। अब उसके आगे तो पहला मैंने दिया था करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, जिसको कहा गया शॉर्ट टर्म एसेट्स। तो करंट एसेट्स किसे कहेंगे? तो कहा गया है विद इन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म जो है आएगा शॉर्ट टर्म, एक यहां लिखा गया था लॉन्ग टर्म। तो कहा गया है यहां शॉर्ट टर्म मीन्स विद इन 1 ईयर। ध्यान देना है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, जिससे हम पैसा में बदल सके, उसको हम लोग कहेंगे करंट एसेट्स, जिसको कहा गया जैसे कैश इन हैंड। फिर क्या लेंगे? कैश एट बैंक। जो काउंटर कैश है, कैश इन हैंड, जो बैंक में आपका डिपॉजिट है उसको कहा गया कैश एट बैंक। उसके बाद हमने उधार माल बेचा था,
तो हमारे लिए मैंने पीछे कहा था उसको क्या कहा गया है, डेटर कहेंगे, डेटर्स। उसके बाद क्रेडिट माल दिया गया था लेकिन अभी तक लिया नहीं है, यानी हो जाएगा बिल्स। इसको भी आगे चल के बताएंगे। रिसीवेबल, माल दे दिए हैं अभी तक उससे पैसा नहीं लिए हैं, बिल बना हुआ है, रिसीवेबल। उसके बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पहले मैंने बताया था, इसको क्या कहा गया है, स्टॉक। उसके बाद प्रीपेड, प्रीपेड कोई एक्सपेंसेस, ये नया है। प्रीपेड, पेड इन एडवांस, उस ऐसे खर्चे हैं जैसे किराया है, तो किराए को हमने क्या किया कि मैंने एक माह का अधिक पैसा दे के चला आया, तो उसको वहां पे क्या यूज करेंगे, एडवांस न कह के लिखेंगे हम लोग प्रीपेड। ये एक तरह से कहा गया, पेड इन कहेंगे, पेड इन एडवांस, जो एडवांस में ही दिया जा चुका हो तो प्रीपेड हो गया। ये सारे ऐसे हैं, जब चाहेंगे तो कैश हो या कैश में बदला जा सके, उसी को कहा गया क्या, करेंट एसेट्स, या उसको इसीलिए कहा गया शॉर्ट टर्म एसेट्स। मीन्स क्या, विद इन 1 year टू बी कन्वर्टेड इन कैश। क्या कहेंगे, टू बी कन्वर्टेड, का कन्वर्टेड इन कैश। यही ध्यान रखना चाहिए कि जिसको बदला जा सके, कन्वर्ट किया जा सके इन कैश, उसी को हम लोग कहते हैं करेंट एसेट्स। कितने दिनों में, लेस देन 1 year, या कहिए विद इन 1 year, जो बदला जा सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, करेंट एसेट्स। दूसरा मैंने लिखा था नॉन करेंट, नॉन करेंट एसेट्स। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स, जिसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कह सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। इससे हम लोग ज्यादा दिनों तक प्रॉफिट कमा सकते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या, यहां लेस देन था तो यहां पर क्या लगा देंगे, मोर देन 1 year। ध्यान देने वाली बात है, जो लेस देन है विद इन 1 year, इसको कहा जाएगा आफ्टर 1 year तक प्रॉफिट दे या उसको हटा दे। तो इसके लिए क्या कहेंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। क्या कहा गया, लैंड एंड बिल्डिंग। यहां पे कभी कभी प्रीमाइसेस का भी उपयोग किया जाता है। पूरा लैंड एंड बिल्डिंग। इसी तरह
प्लांट एंड मैशीनरी, प्लांट एंड मैशीनरी। फर्नीचर है, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, क्या कहेंगे? ईटीसी। क्या हुआ? ईटीसी। तो हो गया, जिसको हम विद इन 1 ईयर टू कन्वर्टेड इन कैश, ईटीसी हो गया। करंट एसेट्स जो कि कन्वर्ट किया जा सके लेस देन 1 ईयर, करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स, इसको फ्लोटिंग एसेट्स भी कहा जाता है। चालू संपत्ति, चल संपत्ति, और ये आपका नॉन करंट। इसी तरह यहां पे टेंजिबल एसेट्स यानी दृश्य संपत्ति। टेंजिबल एसेट्स मीन्स दृश्य संपत्ति, जिसको कहा गया, जिसको हम छू सकते हो, जिसको हम छू सकते हो और देख भी सकते हो, यानी कैन बी सीन एंड टच्ड, उसको छू सकते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंजिबल एसेट्स है मेरा। तो कहा गया जिसको देखा जा सके, छू सकते हो, उसको टेंजिबल एसेट्स यानी दृश्य संपत्ति। एग्जाम्पल भी ले लो, दे देंगे। कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक, व्हीकल्स भी हमारे लिए क्या है? कहेंगे टेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद व्हीकल्स हो गए, प्लांट एंड मशीनरी, जिसको हम लोग नॉर्मली कैन बी सीन एंड टच्ड, उसको देख सकते हो और उसको छू सकते हो, उसको क्या कहा जाएगा? टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल, ये भी आप लोगों को एग्जाम्पल यहां दिया गया, यहां भी एग्जाम्पल है। इसी तरह इनटेंजिबल, जो कि पीछे लिखा हुआ था, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में ठीक उल्टा होगा, कह सकते हैं कि इसको हम लोग देख सकते हो, जिसको हम लोग देख सकते हो उसको टेंजिबल, और जिसको देख नहीं सकते हो, जिसको छू नहीं सकते हो, उसको हम लोग कहेंगे कि इनटेंजिबल है। यानी कि कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, जिसको छू सकते हो उसको तो टेंजिबल कहा गया, जिसको नहीं छू सकते हो उसको
इनटेंजिबल अदृश्य संपत्ति, जैसे पहला एग्जाम्पल में लेंगे पेटेंट्स, कॉपीराइट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड मार्क्स यानी कि व्यापारिक चिन्ह, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, जो कि व्यापार के लिए बहुत मायने रखता है, ख्याति, लोकप्रियता, जिसका जितना गुडविल हाई होगा उसका सेल भी उतना ही अधिक होगा, इसको वैल्यूड किया जाएगा, अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जिसका जितना गुडविल होता है, ज्यादा होता है, उसका सेल ज्यादा होता है, यानी कि प्रॉफिट अर्न करने का क्या है, सोर्स है, गुडविल कहेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर, कोई ब्रांड हो, ब्रांड नेम के नाम से कुछ आता हो, उसको भी हम लोग कहेंगे इंटेंजिबल है। सॉफ्टवेयर, हो, ये सब हमारे लिए क्या समझे जाएंगे, इनटेंजिबल एसेट्स। यानी दो भाग में बांटा गया, जिसमें एक कहा गया टेंजिबल और दूसरा हो गया इनटेंजिबल। जिसको हम छू सकते हो, जिसको देख सकते हो, वो मेरे लिए टेंजिबल है। जिसको नहीं देख सकते हो, न छू सकते हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, एग्जाम्पल भी सामने रखा हुआ है। अब एक आएगा लिक्विड एसिड्स, लिक्विड क्या कहेंगे इसको, तरल संपत्ति। या तो सिंपल यही कहा जाएगा कि या तो कैश हो, कैश फॉर्म में हो, या क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, वो तुरंत जो है कैश में बदल जाए, उसको हम लोग कहेंगे लिक्विड एसिड्स। यानी कि अगर देखा जाए तो ये दोनों एक जैसा लग रहा है। ठीक है, यहां भी कहा गया था टू बी कन्वर्टेड इनटू क्या, कैश, यहां भी वही हो रहा है। तो सिंपल यही कि जो कैश में हो, कैश फॉर्म में हो और क्विकली बदला जा सके, तुरंत बदला जा सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हमारे लिए लिक्विड एसिड्स यानी तरल संपत्ति है। तो कह सकते हैं विच आर क्या कहेंगे, विच आर आइदर in the form of cash, या तो कैश फॉर्म में हो, या क्या बोले थे, कैन बी क्विकली converted into कैश। इसका भी तो वही दिखाई दे रहा था। कैश यहां है, कैश एट बैंक है, डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड है, ये सारे करंट एसेट्स हैं, सब यहां पर आएंगे। लेकिन दो चीज ऐसा होगा, उसको छोड़कर
कौन कौन? ये इन्वेंट्री और प्रीपेड, एक्सेप्ट क्या कहेंगे? इन्वेंट्री और प्रीपेड को छोड़कर सब लिक्विड एसेट्स माने जाएंगे। यानी करंट एसेट्स जितने हैं उसमें से एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, एक्सेप्ट क्या क्या छोड़ेंगे भाई? तो आपका इन्वेंट्री एंड अगर प्रीपेड कोई एक्सपेंस अगर हो उसको छोड़ करके सब करेंट एसेट्स हो जाएंगे, लिक्विड एसेट्स हो जाएंगे। यानी करेंट एसेट्स माइनस, कह सकते हैं करेंट एसेट्स, सीए मीन्स करेंट एसेट्स माइनस क्या? अब हम कह सकते हैं कि इसमें करेंट एसेट्स जितने भी हैं, जितने भी हमारे यहां अभी करंट एसेट्स दिया गया है उसमें तो मैंने कहा था कि ये दो चीज को हटा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? लिक्विड एसेट्स बन जाएगा। कह सकते हैं करंट एसेट्स में से क्या घटा दिया जाए? एक्सेप्ट इन्वेंट्री और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये दो चीज जो है करंट एसेट्स में से छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वो सारे लिक्विड एसेट्स कहे जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि टोटल करंट एसेट्स माइनस क्या? इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? लिक्विड एसेट्स जाएंगे। टोटल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड प्रीपेड इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। उसके बाद इसके बाद एक एसेट्स है फिक्टिशियस एसेट्स। ये जो है इमेजिनरी, काल्पनिक है। फिक्टिशियस एसेट्स को हम लोग काल्पनिक संपत्ति कहेंगे। नॉट ए रियल एसेट्स, इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा रियल एसेट्स नहीं है। ये भी कहा गया नॉट एक्सचेंज वैल्यू, इसका कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। कंपनी ज्यादा हेवी एक्सपेंस कर दी हो और उसको एक बार उसी फाइनेंशियल ईयर में उस एक्सपेंस को दिखा दिया जाए तो उस कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कंपनी ये चाहती है या कोई भी फर्म हो कि इस खर्च को हम लोग थोड़ा थोड़ा
दिखाते जाएं, वैसे पैसे को, वैसे एक्सपेंस को, जो कि हम लोग मान लो 10 लाख खर्च हुआ, और खर्च तो हुआ, लेकिन इस खर्च को, जिससे हम अनुमान करते हैं कि इसका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता रहेगा, इसको हमने, इस खर्च को हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अनुमान है कि ये हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाला है, तो इस एक्सपेंस को हम स्प्रेड आउट ओवर 10 इयर्स करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। इस खर्चे को इस ईयर, फाइनेंशियल ईयर में न दर्शा के थोड़ा थोड़ा अगले वर्ष, उसके अगले वर्ष ऐसे राइट ऑफ करते जाएंगे। हम लोग ऐसे घर में भी सोचते हैं कि चलो 1 लाख लगा तो क्या हुआ, चलो 5 साल तक काम चलेगा, 10 इयर्स भी चल सकता है। ये आपके ऊपर है कि उस खर्चे को आप कितने दिनों में राइट ऑफ मीन्स अपलिखित करना। वैसे पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स कहा जा सकता है। एक्सपेंसेस एंड losses, expenses and losses that are not क्या written off not written off not written off during the accounting period, during the accounting period of incidence। ठीक है, कहा गया कि वैसा खर्च जो राइट ऑफ नहीं किया गया इन अकाउंटिंग पीरियड, वैसे खर्चे को हम लोग क्या कहेंगे, मेरा फिक्टिशियस एसेट्स है। दे आर amortized means divide, क्या कहेंगे, amortized divided over up क्या टाइम, यानी स्प्रेड आउट। जैसे इस साल का खर्च है, हम इसको कितने सालों तक दिखाना चाहते हैं, 10 इयर्स। कितना खर्च हुआ था, 10 लाख। वैसे पैसे को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, जो कि डिवाइड करके दिखाया गया हो, स्प्रेड आउट, खर्च को फैला दिया गया, एक फाइनेंशियल ईयर में ना दर्शा के कमिंग ईयर, उसके कमिंग ईयर में उस खर्चे को थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली दिखाया जाएगा, और स्वतः वो पैसा खर्च जो है, ये एक्सपेंस समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लो कोई कंपनी है, वहां पे है खर्च हुआ, एडवर्टाइजमेंट,
विज्ञापन पर, प्रचार प्रसार पे खर्च किया। कितना? 10 लाख। इसको कितने सालों तक मान लो स्प्रेड आउट कर दिया गया? 10 ईयर्स। इस फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख ना दिखा करके अगले, उसके अगले दिखाते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। खर्च तो हुआ था मेरा 10 लाख। तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे 10 साल से, तो एवरी ईयर हम लोग कितना दिखाएंगे? 1 लाख। यहां पर कहेंगे amortized amount कितना हुआ? 1 लाख। एवरी ईयर हम लोग दिखाते जाएंगे। $1 लाख। तो यहां पे जो भी पैसा होगा अपने इनकम स्टेटमेंट, इसको कहा जाएगा, आगे चल के मिलेगा, स्टेटमेंट 2 होगा। एक आपका इनकम स्टेटमेंट और एक आपका होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग इनकम, एमोर्टाइजेशन, यहां पर इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हम लोग आगे बैलेंस शीट, और इसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एमोर्टाइज अमाउंट, जिसको मैंने कहा था डिवाइड कर दिया, तो 1 लाख। तो यहां पे दिखाएंगे, यानी अपने बैलेंस शीट में दिखाएंगे कितना? 10 लाख था, जो कि हम लोगों ने एमोर्टाइज अमाउंट एवरी ईयर 1 लाख, और इस पैसे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट में फर्स्ट ईयर में ले लेंगे 9, सेकेंड ईयर में 8, थर्ड ईयर में 7 लाख, 6 लाख, फिफ्थ ईयर में 5 लाख, सिक्स्थ ईयर में 4 लाख, सेवेंथ ईयर में 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अंत में क्या? 0 हो जाएगा, राइट ऑफ हो गया। एवरी ईयर 1 लाख राइट ऑफ होते होते जो भी आपका हैवी एक्सपेंस था वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि ये हमारा रियल एसेट्स नहीं है, ना इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि जो भी एक्सपेंस था उसको मैंने स्प्रेड आउट ओवर 10 ईयर्स, 10 साल में बांट लिए। थोड़ा करके खर्च को हम लोगों ने
बांट लिया। जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, हैवी एक्सपेंस था, 10 लाख का था। इसी तरह हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्च। प्रारंभिक खर्च हुआ, कोई आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ। इसी तरह एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक द्वारा घोषित होता है, करोड़ों का होता है, कितना कितना का हैवी अमाउंट होता है। अगर कोई लॉस हो, अब इस खर्चे को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स पर जारी किए गए हो, ऋण पत्र जारी किए गए हो, वो सब कहां से रिकूप होगा? यानी इन फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में हुआ हो, उसको उसी वर्ष में हैवी एक्सपेंस को न दिखा करके उसको स्प्रेड आउट, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस खर्च को 5 साल, 10 साल, 6 साल में ले जा सकते हैं। अब उसके बाद उसके नेक्स्ट वेस्टिंग एसेट्स, मीन्स क्षयशील संपत्तियां। क्षयशील संपत्ति वैसा एसेट्स जो कंज्यूम्ड, यानी कि कंज्यूम होते होते, खपत हम लोग करते हैं, वो स्वतः डे टू डे ग्रेजुअली, धीरे 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 एक टाइम पे जाके वो समा जाता। क्लियर है? इसे कहा जा सकता है दोज एसेट्स, those assets which are exhaust या consumed, हम लोग कर लेते हैं, खपत कर लेते हैं ओवर ए पीरियड टाइम, ओवर ए पीरियड टाइम। समय के बाद स्वतः जो है एग्जॉस्ट हो जाता हो, उसको हम लोग वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। इसका वैल्यू देयर वैल्यू रेड्यूस्ड होते जाता है, घटते जाता है। सच एज दिया जा सकता है, माइंस है, वहां से निकालते क्या होगा भाई? तो वो बंद हो जाएगा, वहां का मिनरल समाप्त हो गया। तो कहेंगे माइंस। सेकंड, वेल्स, यानी तेल का कुआं,
उसके बाद लिया जा सकता है जैसे पेटेंट्स। क्या है, हमने करा रखा है 4 साल पर मेरा अधिकार है, मेरे नाम से कोई दूसरा नहीं बनाएगा, मैंने पेटेंट करा रखा है। तो कुछ समय, जितना दिन का वो टाइम पीरियड दिया गया हो, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसी तरह लीज पे कोई लैंड लिया हो 5 इयर्स 10 इयर्स जैसे भी टर्म एंड कंडीशन के आधार पे, तो एक टाइम के बाद उसका लीज जो है समाप्त हो जाएगा, फिर वो आपका एसेट्स नहीं रहेगा। तो सीधे यही दिमाग में रखना है कि वैसा संपत्ति जो हमारा कंज्यूम्ड करते करते ग्रेजुअली धीरे धीरे टाइम बॉन्ड के आधार पर भी स्वतः समाप्त हो जाता हो, उसको हम लोग अपने यहां वेस्टिंग एसेट्स ट्रीट करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। 6 संपत्ति हो गया, एग्जॉस्ट कर जाता हो कंज्यूम करते करते, जैसे माइंस, वायल वेल्स, पेटेंट्स, लीज। मान लो कोई लीज 5 इयर्स का है तो 5 साल के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आज इतना ही। टोटल एसेट्स का कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है, और हम आज की दुनिया में डिजिटल इंडिया है भाई, तो मैं चाहता हूं कि फ्री एजुकेशन आपके यहां तक पहुंच सके। इसके लिए आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।